हेलो स्टूडेंट्स, तो आइए आज शुरू करते हैं अपना थर्ड वीडियो अबाउट द न्यूमेरिकल, जिसमें हम लोग आगे के न्यूमेरिकल्स जो कि बड़े इंपॉर्टेंट हैं 40 न्यूमेरिकल्स फॉर द बोर्ड एग्जामिनेशन, उसको डिस्कस कर लें। तो शुरू करते हैं न्यूमेरिकल नंबर 13 से। ये न्यूमेरिकल रिफ्रैक्शन एट प्लेन सरफेस से रिलेटेड है, वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी और स्पीड ऑफ लाइट और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इसके कॉम्बिनेशन से रिलेटेड है। और इस क्वेश्चन के थ्रू आपको वेराइटी ऑफ चीज़ें तैयार हो जाएंगी। तो देखिए, ऑरेंज लाइट ऑफ द वेवलेंथ 6600 एंगस्ट्रॉम ट्रैवलिंग इन द एयर, ऑरेंज कलर की लाइट जो है जिसकी वेवलेंथ दी हुई है और ये एंगस्ट्रॉम में दी है। ध्यान दीजिएगा, एंगस्ट्रॉम और मीटर का रिलेशन आई थिंक आपको पता होगा। और एयर में चल रही है और एयर से वाटर में आ जाती है, गेट रिफ्रैक्टेड इन वाटर, यानी एयर से वाटर में लाइट आ गई। कौन से कलर की लाइट? ऑरेंज कलर की लाइट। स्पीड ऑफ लाइट इन द एयर गिवन है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। एंड द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर, जहां पानी में आ रही है लाइट रे, उस वाटर की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दी है 4/3। तो आपको पता लगाना है फ्रीक्वेंसी ऑफ द लाइट इन एयर। अब फ्रीक्वेंसी पता लगाने के लिए क्या होता है? V = f लैम्डा, f निकालना है फ्रीक्वेंसी। स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इन द मीडियम विद रिस्पेक्ट टू एयर = स्पीड ऑफ लाइट इन एयर अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम के फॉर्मूले से आप स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर निकाल सकते हैं। और तीसरा वेवलेंथ V = f लैम्डा का रिलेशन, या रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम = वेवलेंथ इन द एयर अपॉन वेवलेंथ इन द मीडियम का रिलेशन भी तो होता है, तो आप उससे निकाल सकते हैं। तो देखिए, आपको मैंने फॉर्मूला भी बताया, आप उसका यूज करके इस न्यूमेरिकल को सॉल्व कर दें। फिर आते हैं न्यूमेरिकल नंबर 14। ये भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के रिलेशन से ही रिलेटेड है कि स्पीड ऑफ लाइट इन एयर एंड अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। तो दैट स्पीड ऑफ द लाइट इन द डायमंड इज 125,000 किलोमीटर पर आवर। What is its refractive index? इसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डायमंड की क्या है? और स्पीड ऑफ लाइट इन एयर 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड दी हुई है। जरा ध्यान दीजिए, यहां पर देखिए किलोमीटर पर सेकेंड लिखा है और स्पीड ऑफ लाइट इन एयर 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड है। तो आप अगर यूनिट चेंज नहीं करेंगे तो गलत हो जाएगा। बच्चे यूनिट चेंज नहीं करते हैं तो किलोमीटर को मीटर में बदलेंगे। 1 किलोमीटर = 1000 मीटर के रिलेशन से यहाँ पे लगाएंगे आंसर में वैल्यू, तब करेक्ट आंसर आएगा। हर जगह यूनिट कन्वर्जन बहुत इंपॉर्टेंट है। फॉर एग्जांपल इसी क्वेश्चन में देखें तो अगर वेवलेंथ एंगस्ट्रॉम में है तो आपको एंगस्ट्रॉम में आंसर निकाल सकते हैं, लेकिन अगर आपने इसको मीटर में कन्वर्ट कर दिया तो यहाँ भी मीटर में लाना पड़ेगा। तो यूनिट सिमिलर होनी चाहिए, इस बहुत इंपॉर्टेंट है फिजिक्स में, वरना नंबर कटेंगे। तो आप इस न्यूमेरिकल को कर लें। न्यूमेरिकल 14 हो गया। आइए अगले न्यूमेरिकल्स को देख लेते हैं बच्चों। अब देख लें हम लोग न्यूमेरिकल नंबर 15 और 16। ये न्यूमेरिकल रियल और एपरेंट डेप्थ से रिलेटेड, जैसे न्यूमेरिकल 15 बोला गया है। तो देखिए, अ कॉइन केप्ट इनसाइड द वाटर, एक कॉइन को वाटर के अंदर रख दिया गया। ऑफ द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 4/3, वाटर की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 4/3 थी। व्हेन व्यूड फ्रॉम द एयर, उस कॉइन को ऊपर से देखा जा रहा है, इन द वर्टिकल डायरेक्शन, सीधे उसको देख रहे हैं। इट एपियर्स टू बी रेज्ड बाई 2 मीटर। ध्यान से समझिएगा, इट एपियर्स टू बी रेज्ड बाई 2 mm। तो ये 2 mm क्या है? यहीं पे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये रियल डेप्थ है कि एपरेंट डेप्थ है या एपरेंट शिफ्ट है। सोचिए, ये एपरेंट शिफ्ट है क्योंकि लिखा हुआ इंग्लिश का सेंटेंस समझिए, एपियर्स टू बी रेज्ड बाई मींस दिस इज द डिफरेंस ऑफ रियल डेप्थ एंड एपरेंट डेप्थ। तो आपको इस बात पे ध्यान देना है कि ये एपरेंट डेप्थ नहीं है, रियल डेप्थ नहीं है, दिस इज द शिफ्ट बस। तो अब आपको डेप्थ ऑफ द कॉइन निकाल लेनी है। इसके लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और एपरेंट शिफ्ट का फॉर्मूला है, डायरेक्ट उसको लगाइए और आंसर आ जाएगा 8 mm। उसके बाद आते हैं न्यूमेरिकल नंबर 16 पे। देखिए, ये न्यूमेरिकल 1/v - 1/u = 1/f लेंस के न्यूमेरिकल से रिलेटेड है, उस फॉर्मूले से रिलेटेड है। जब मैंने आपको सिलेबस बताया था रिड्यूस, तो वहां पर एक जगह पे एक मिस्टेक हुई थी जिसमें मैंने बोला था कि ये न्यूमेरिकल सिलेबस में नहीं है, जबकि मैं उस चीज़ को रेक्टिफाई कर रहा हूं। ये मैंने बाद में डिटेल में डिस्कस किया, देखा तो ये न्यूमेरिकल सिलेबस में हैं और आपको इसको तैयार करना चाहिए। तो जस्ट सॉरी फॉर दैट कि मैं आपको गलत जगह पे वहाँ पे गलत बता गया, लेकिन कोई ऐसा बहुत बड़ा इशू नहीं है, उसके लिए परेशान ना होइए, उसको मैंने रेक्टिफाई कर दिया। आप इस न्यूमेरिकल को ज़रूर तैयार करेंगे या इस तरह के न्यूमेरिकल्स को तैयार करेंगे। तो देखिए, कॉन्वेक्स भी हो सकता है, कॉनकेव भी हो सकता है। तो यहाँ पे जैसे कॉन्वेक्स का एग्जाम्पल लिया है, अ कॉन्वेक्स लेंस फॉर्म एन इरेक्ट एंड 3 times मैग्नीफाइड इमेज
एक इरेक्ट और मैग्नीफाइड इमेज बनाता है एंड ऑफ एन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस 10 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ इट। तो ऑब्जेक्ट को 10 सेंटीमीटर पे रखा गया है और मैग्नीफाइड इमेज बन रही है। तो सोच के देखिए ये कौन सी कंडीशन है। ये वो कंडीशन है जब ऑब्जेक्ट को फोकस और पोल के बीच में रखा जाता है कॉन्वेक्स लेंस के सामने। तो हमको पता लगाना है पोजीशन ऑफ इट्स इमेज, जो -30 आएगी, माइनस साइन से आप समझ रहे होंगे किधर इमेज बनेगी, और फोकल लेंथ ऑफ द लेंस 15 सेंटीमीटर आएगी। तो आप इस तरह से ये दो न्यूमेरिकल तैयार करिए। अगले न्यूमेरिकल पे आते हैं बच्चों, आप देख लेते हैं न्यूमेरिकल नंबर 17। ये पावर ऑफ द लेंस से रिलेटेड है, जिसमें फॉर्मूला यूज करते हैं पावर इज इक्वल टू 1/f, पावर इन डायोप्टर, फोकल लेंथ इन सेंटीमीटर। तो देखिए पावर ऑफ द लेंस इज -2.0 डायोप्टर है, तो बताना है इसकी फोकल लेंथ क्या होगी और ये किस तरह का लेंस होगा। तो देखिए आंसर इसका आएगा 50 सेंटीमीटर और ये कॉनकेव लेंस होगा। बहुत आराम से कर लेंगे। उसके बाद क्वेश्चन 18 आता है साउंड चैप्टर से, इको से, और ये बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। इको से तो हर बार न्यूमेरिकल आना है। तो देखिए अ मैन स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ ए वर्टिकल क्लिफ, फायर से गन, एक आदमी वर्टिकल क्लिफ के सामने खड़ा है और उसने गन से फायर किया, तो उसको जो इको सुनाई पड़ती है, ही लिसन द इको आफ्टर 3 सेकेंड्स, 3 सेकेंड के बाद। उसके बाद वो क्लोजर जाता है क्लिफ के। ऑन मूविंग क्लोजर टू द क्लिफ बाई 82.5 मीटर, वो 82.5 मीटर आगे चला गया। ही फायर्स द गन अगेन, और फिर से उसने फायर किया। देन ही हियर्स द इको आफ्टर 2.5 सेकेंड। अब देखिए वो जब पास चला गया तो जल्दी इको सुनाई पड़ेगी। तो देखिए टाइम 2.5 सेकेंड हो गया। आई थिंक क्वेश्चन समझ में आ गया। तो आपको कैलकुलेट करना है डिस्टेंस ऑफ क्लिफ फ्रॉम इनिशियल पोजीशन ऑफ मैन, जब आदमी पहले जहां खड़ा था वहां से क्लिफ का कितना डिस्टेंस है। तो वो आंसर आना चाहिए 495 मीटर, और स्पीड ऑफ साउंड बताना है और ये आ जाएगा 330 मीटर पर सेकेंड। और कौन सा फॉर्मूला यूज होगा, सिंपल, v इज इक्वल टू 2d/t। और दूसरी सिचुएशन में जब वो आगे बढ़ गया तो v इज इक्वल टू d माइनस 82.5/t, यानी टाइम 2.5। इसकी इक्वेशंस बनाइए और सॉल्व करके आंसर निकाल दीजिए क्वेश्चन 18 का। आइए अगले दो न्यूमेरिकल देख लें, वो भी साउंड से ही रिलेटेड हैं। बच्चों आप देख लेते हैं न्यूमेरिकल नंबर 19 एंड 20, ये भी साउंड से रिलेटेड हैं और इको के ही न्यूमेरिकल हैं और बहुत इंपॉर्टेंट हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है रडार इज एबल टू डिटेक्ट द रिफ्लेक्टेड वेव फ्रॉम एन एनिमी प्लेन। देखिए एक एनिमी प्लेन उड़ रहा है और रडार उसको डिटेक्ट कर रहा है, उसके सिग्नल्स को, आफ्टर ए टाइम इंटरवल ऑफ 0.02 मिली सेकेंड। ध्यान से देखिएगा, मिली सेकेंड है, इसको कन्वर्ट जरूर करेंगे सेकेंड्स में। इफ द वेलोसिटी ऑफ वेव इज 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, तो वेव की वेलोसिटी दी है। तो जरा बताइए डिस्टेंस कितना होगा प्लेन और रडार के बीच में। फॉर्मूला वही है, v इज इक्वल टू 2d/t, लगा दीजिए और आंसर निकाल लीजिए 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 20 पे आते हैं न्यूमेरिकल। अ पर्सन स्टैंडिंग बिटवीन द टू वर्टिकल क्लिफ, दो वर्टिकल क्लिफ्स हैं, उसके बीच में एक पर्सन खड़ा है और वो एक साउंड प्रोड्यूस करता है, तो इको सुनाई पड़ती हैं। अब देखिए बड़ा इंपॉर्टेंट है ये, 2 इकोज आर देयर, 2 सक्सेसिव इकोज, एक के बाद एक, आर हर्ड एट द 4 सेकेंड एंड 6 सेकेंड। एक 4 सेकेंड पे सुनाई पड़ती है, 6 सेकेंड पे। दिमाग चलाइएगा, सक्सेसिव इको लिखा हुआ है। देन कैलकुलेट द डिस्टेंस बिटवीन द क्लिफ्स, टेक द स्पीड ऑफ साउंड 330 मीटर पर सेकेंड और निकालिए आंसर। और आंसर आना चाहिए 1600 मीटर। आई थिंक आपको ये क्वेश्चन क्लियर हो गए। तो इन दिस वे बच्चों ये सारे न्यूमेरिकल 20 तक आप तैयार कर लीजिए और वेट करिए नेक्स्ट वीडियो का, जिसमें आगे के न्यूमेरिकल डिस्कस किए जाएंगे। थैंक यू।